हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर डिस्कशन। ठीक, और ये डिस्कशन होगा जो पेपर अभी हुआ था 14 जुलाई 2023 में। 14 जुलाई से ये पेपर शुरू हुआ था, जुलाई में पेपर हुआ था। सीजीएल का टीयर 1 है ये, ठीक है ना। ये कौन सा है? टीयर 1 का। हाल ही में भी कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट आया है और ये 14 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर है। 14 जुलाई को कितने शिफ्ट होंगे? 4 शिफ्ट होंगे, ठीक है ना। एक 9 बजे वाला होता है, एक 12-1 बजे होता है, एक 2:30-3 बजे वाला होता है, एक शाम को 5 बजे वाला है। पर डे 4 शिफ्ट होंगे। तो जितने भी दिन और जितने भी शिफ्ट हुए होंगे हम इसको पूरा का पूरा, मतलब हर शिफ्ट हर दिन का सॉल्व कराएंगे। एक एक डेली आपको मिलता रहेगा, एक एक डेली आपको मिलता रहेगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने स्टेनोग्राफर की सीरीज ख़त्म की है। स्टेनोग्राफर कौन सा? जो 2022 में हुआ था, दिसंबर 2022 में स्टेनोग्राफर का जो पेपर ख़त्म हुआ था, वो हम लोगों ने अभी 6 पेपर थे, 6 को 2 दिन में हमने किया, मतलब 2 पार्ट में किया था 100 क्वेश्चन को। तो 12 करीब 12 वीडियोज़ हैं। तो जिन लोगों को स्टेनोग्राफर देना हो, 12 तारीख से पेपर है, अभी 1-2-3 दिन का टाइम है, तो जिनको करना हो उनको देख सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले 2022 का सीजीएल का पूरा करवा के रखा है। 2021 के सीजीएल का भी कई सेट हैं। 2022 का सीएचएसएल का पेपर करवा के रखे हैं, ठीक है। तो सीजीएल और सीएचएसएल का ढेर सारा है, स्टेनोग्राफर का भी पूरा हो गया है। एमटीएस का पूरा करवा रखा है 2022 वाला। अभी जो 2023 में मार्च में हुआ था वो भी हमने पढ़ा के ख़त्म कर दिया, ठीक। अभी जो एमटीएस का पेपर हाल ही में ख़त्म हुआ है, अभी इसको भी कराना है। सीजीएल ये ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद सीएचएसएल, फिर एमटीएस, लगातार ये चला रहेगा। 2023 का खाता शुरू हो गया है, तो सीजीएल 2023, फिर सीएचएसएल 2023, फिर एमटीएस 2023, जितने पेपर अभी हो रहे हैं उन सबके पेपर डिस्कशन हम करवाएंगे। तो अभी सीजीएल टीयर 1 का जो नेक्स्ट पेपर है 2024 वाला, वो होगा जुलाई में, ठीक है। अभी का जो अनुमान है वो 2 जुलाई में होने का अनुमान है, ठीक है। तो तब तक हम ये सब ख़त्म कर देंगे। 6 महीने का भी टाइम है आपके पास, बहुत बढ़िया समय है। आप बहुत अच्छे से इसको ख़त्म कर सकते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी ये अच्छी तरह पता है। जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसी टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। पहले आप डाउनलोड करके पीडीएफ सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डिस्कशन देखिए, तब डिस्कशन देखने का मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। वो वर्ड इसमें ये दिया हुआ है, 3 लाइन का एक सेंटेंस है। इसमें कई वर्ड हैं, जिसमें से ग्लिटरिंग है, असाइंड है, अप्रेंटिस है और बेगर है। 4 वर्ड हैं। अब यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे देखो और चाहे यहाँ पे देखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे ढूंढने से हम बचना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सीधे आप इन्हीं वर्ड्स की एरर देखनी है। तो आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे जो ग्लिटरिंग दिया हुआ है, बेटा ये ग्लिटरिंग की स्पेलिंग तो गलत हो गई, क्योंकि ग्लिटरिंग में क्या होता है? GLI होगा, और उसके बाद क्या होता है? TTER, फिर ING लगाएंगे। ग्लिटर में जानते हैं TT होता है, ठीक है। R सिंगल होगा, R नहीं डबल होता है, क्योंकि R के पहले देखो एक वावेल लगा हुआ है, तो ये सीधे सीधे ऐसे ग्लिटरिंग की स्पेलिंग होगी। तो ये यही गड़बड़ है और यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। असाइंड फिलहाल सही है, और अप्रेंटिस भी सही है, और बेगर्स भी सही है। क्लियर हो गई ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है? खाली जगह भरनी है ना। तो खाली जगह भरो। देखो लिखा है सी इज डैश अ पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। ठीक, कोई लड़की है जो नीले रंग की सैटिन की साड़ी पहने हुए है, उसमें वो बहुत सुंदर लग रही है। अब कंपैरिजन किया उन्होंने किससे? पीकॉक से सुंदर कंपैरिजन किया।
ठीक, अब मिलाओ। देखिए पीकॉक, ये जो कंपैरिजन किया गया है वो पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन है या कंपैरेटिव डिग्री का? एक से है, पीकॉक से है, सुपरलेटिव लग नहीं सकती, पॉजिटिव या कंपैरेटिव में हो सकता है। तो सो ब्यूटीफुल एज, देखो सो ब्यूटीफुल एज होता तो है, लेकिन जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, जब नॉट लगाते हैं तब हम लोग सो लगाते हैं, नॉट के साथ सो, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, फिर हम लोग एज लगाते हैं। ठीक है, अच्छा नॉट ना लगाना हो तो क्या लगाते हैं? एज लगाते हैं, फिर पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं और उसके बाद फिर एज लगाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हमें क्या लगाना चाहिए था? एज ब्यूटीफुल एज लगाना चाहिए था, सो ब्यूटीफुल एज नहीं लगाना था। जब नेगेटिव होता नॉट लगाते तब हम सो लगाते, इसलिए ये गलत क्या, वो कम अच्छा है एज ब्यूटीफुल एज की अपेक्षा। ब्यूटीफुल लाइक, अब ब्यूटीफुल लाइक, सी इज ब्यूटीफुल लाइक अ पीकॉक, हाँ हो तो ये भी सकता है, लेकिन एज ब्यूटीफुल एज ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लाइक जब देते हैं ना तो एग्जाम्पल की तरह देते हैं, लाइक लगा के हम एग्जाम्पल यूज करते हैं, एग्जाम्पल देना होता है। जबकि दो बॉडीज में कंपैरिजन किया जा रहा है तो कंपैरिजन में एज ब्यूटीफुल एज करेंगे, लाइक तब लगाते हैं जब हम एग्जाम्पल दे रहे होते। तो ये लाइक यहाँ पर सूटेबल नहीं, अब वेरी ब्यूटीफुल एज नहीं लगता, एज के साथ में यहाँ वेरी नहीं एज लगना चाहिए था, केवल दूसरा ही सही होगा, इसके अलावा और इनमें से कोई नहीं होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है आपको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ये इतना एक फ्रेज दिया हुआ है, इसको एक वर्ड में बताओ किसके लिए क्या लगा सकते हैं। लिखा हुआ है अ थिंग फिट टू ईट, कोई ऐसी चीज़ जो खाने लायक है। अब देखो खाने लायक कोई चीज़ होती है तो हम इसके लिए दो चीज़ें यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक हम लोग यूज करते हैं एडिबल, ठीक है, ये एडिबल लिखा हुआ है, और एक वर्ड यूज करते हैं ईटेबल। ठीक है, कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूं, कभी मान लो ईटेबल दिया हो और एडिबल दिया हो तो आप कैसे जानेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडिबल एंड ईटेबल, कहीं दोनों दिया हो तो। देखो एडिबल होता है ये उसको कहते हैं कोई ऐसा अनाज है, कोई ऐसा फल है, कोई ऐसी सब्जी है जो खाई जा सकती है। ठीक है, और ईटेबल का मतलब क्या हुआ? वो कोई खाद्य पदार्थ है जो खराब हो गया है अभी, या खराब नहीं हुआ है। सपोज चावल बना के रखा है, चावल बना के रखा है, अगर 1-2 घंटे हुए हैं तो वो क्या है? अभी वो खाने लायक है, खा सकते हो। अगर चावल में फंगस लग गया है या चावल बासी हो गया है, पानी छोड़ दिया है, तो अब वो क्या होता है? ईटेबल नहीं है, ईटेबल नहीं है। एडिबल का मतलब ये हो जाता है कि इस पदार्थ को, इस वस्तु को खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है। ठीक, और ईटेबल का मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ बनी हुई है, कोई पका के किचन में रखा हुआ है, अभी वो खाने लायक रह गया है कि खराब हो गया है, इसके लिए हम ईटेबल बनाते हैं। ठीक है, और वो पदार्थ खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है, इसमें हम एडिबल लगाते हैं। तो आई थिंक एडिबल और ईटेबल का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ आंसर हमें क्या चाहिए था? अ थिंग दैट इज फिट टू ईट, तो ये क्या हो जाएगा? एडिबल हो जाएगा। डाइजेस्टिबल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से पच जाता है खाने के बाद। एलिजिबल क्या होता है? एलिजिबल ELI देखा, तो ये एलिजिबिलिटी वाला है, मतलब क्या हुआ? आप सिलेक्शन के योग्य हैं या नहीं, आप इस पद के पात्र हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ये होता है। और क्योरेबल का मतलब जिसका इलाज किया जा सकता है, कोई ऐसी बीमारी जो दवा से ठीक हो सकती है, क्योरेबल होती है। समझ में आ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस, देखो अब एरर ये नए ढंग से पूछ रहे हैं, पहले एक सेंटेंस में पूछ लेते थे इसमें एरर कहाँ है। अब 4 सेंटेंस दिए हैं, बता रहे हैं कि कौन सा एक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, या कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो अभी इन्होंने ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा है तो एक ही सेंटेंस इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, बाकी में कुछ ना कुछ गलती निकलेगी। तो हम एग्जैक्ट आंसर पाने के लिए क्या करेंगे? हम गलतियां निकालेंगे सेंटेंस में, जिसमें गलती नहीं निकाल पाएंगे मतलब उस चीज़ को मान लेंगे ये करेक्ट है। तो पहले से पढ़ो, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। अब ये जो आर लगा है, रिस्क पॉइंट क्या होता है? वर्ब की जगह होता है, सबसे पहले वर्ब चेक कर लो। आर लगा है किसके लिए? पार्टिसिपेंट्स के लिए लगा हुआ, तो पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, आर सही है। आर के साथ वेटिंग लगा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी ठीक है। वेट के बाद फार लगता है
जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो भी ठीक है, और ये देयर पार्टिसिपेंट्स के लिए लगा है ये भी ठीक है, देयर टर्न क्यूरियसली, क्यूरियसली एडवर्ब ये भी ठीक है। तो इस सेंटेंस में फ़िलहाल कोई गलती नहीं मिली, तो हमारा आंसर तो यही है। लेकिन और तीनों सेंटेंस को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि अगर उनमें गलती मिल जाती है तीनों में तो हम और श्योर हो जाएंगे कि बस यही पहला ही होगा और कोई नहीं होगा। तो एक तरफ से चलो इनको चेक कर लेते हैं। अब पार्टिसिपेंट्स लिखा है, देखो ये पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, प्लूरल है तो इसके पहले आ नहीं लगा सकते हो, प्लूरल है उनके पहले आ एन नहीं लगता है, ये गलत हो गया। अब लिखा है द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन हैज़ बीन वेटिंग, ये हैज़ किसके लिए लगा है, पार्टिसिपेंट्स के लिए लगा है। पार्टिसिपेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज़ नहीं हैव होना चाहिए था। और यहाँ पे क्या लिखा, इज वेटिंग, तो ये देखो पार्टिसिपेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इज नहीं लगाना चाहिए था, आर लगाना चाहिए था। अब हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा गलत निकल चुका है। अब हम बड़ी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारा पहला ही आंसर होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं। इसमें अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एक बड़ा सा अरेंजमेंट दिया है, इसको क्रम में लगाओ, तो इसका क्रम क्या होगा भाई, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, एक ऑप्शन देख लो पहले, 1 2 बी से शुरू हुए हैं, 2 सी से शुरू हुए हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये सी से शुरू हो सकता है या क्या बी से शुरू हो सकता है, ये चेक करके पहले ख़त्म करेंगे। तो पहले देखिए, द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरन, जो टॉप बैंड है, जो ऊपर वाला बैंड है वो सैफरन कलर का है। विच सिम्बोलाइजेज पावर एंड करेज, जो पावर और करेज को सिम्बोलाइज करता है। बी में लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा, एडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर ऑन 22 जुलाई 1947। हमारी जो संविधान सभा थी उसने 22 जुलाई 2047 को हमारे तिरंगे झंडे को एक्सेप्ट किया था, एडॉप्ट किया था। लिखा एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता और आज़ादी का प्रतीक। इट इज़ फैशन्ड फ्रॉम खादी, ये किसी से बनाया गया है, खादी से बनाया, खादी के कपड़े से बनाया गया। विच इज डोमेस्टिकली स्पन इंडियन कॉटन, जो कि अपने ही देश में स्पन काता गया इंडियन कॉटन से बनाया गया होता है। ठीक, सी वाला हो गया। अब डी में लिखा हुआ इट फीचर्स, इट जो है, इट मतलब क्या हुआ कि ये तिरंगे झंडे के लिए लगा हुआ है, तो ये तो पहले तो आ नहीं सकता। इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स दैट आर ऑल द सेम विड्थ, इसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं, पट्टियां हैं, ठीक है, जो कि सेम विड्थ की हैं, समान चौड़ाई की हैं। अब आप देखो यहाँ पे 3 टिप्स की बात हो रही है, स्ट्रिप्स की बात हो रही है, 3 स्ट्रिप्स की बात हो रही है यहाँ पर, और टॉप बैंड की बात यहाँ हो रही है, जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है। यानी कि डी के बाद हमें ए लगाना तय हो गया। पहले डी में इन्होंने कहा कि इसमें 3 समान चौड़ाई की पट्टियां हैं, और उसके बाद ए में कह रहे हैं कि सबसे ऊपर वाली पट्टी सैफरन कलर की है, तो डी के बाद ए की कनेक्टिविटी बन रही है। पहले हम देखते हैं कि किसमें डी के बाद ए लगा हुआ है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। आओ देख लेते हैं किसमें, इसमें डी के बाद ए नहीं है, छोड़ दो। इसमें डी के बाद ए है, ये संभावित है। इसमें डी के बाद ए है, ये हो सकता है। और इसमें डी के बाद ए नहीं है, ठीक है, ये काट दो। हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, बी वाला और दूसरा वाला और तीसरा वाला। इसमें एक बी से शुरू हुआ है, एक सी से शुरू हुआ है। स्टार्ट करके देख लेते हैं, सी बी होगा या बी सी होगा। अब मामला यहाँ आके फंस गया है, डी ए दोनों के दोनों में बाद में लगा हुआ है, ठीक है। तो सी ए मतलब सी बी या बी सी, तो हमारी कहानी यहाँ है। देखो सी में कह रहे हैं कि एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज़ फैशन्ड, यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ फैशन्ड। जब यहाँ इट लगा है तो इट किसके लिए लगा है, तिरंगे के लिए लगा हुआ है। यानी जाहिर सी बात है कि हम बी को पहले करेंगे, सी को बाद में करेंगे। इस लिहाज से हमारा कौन सा आंसर हो गया, दूसरा वाला हो गया। समझ गए ना, ठीक है। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, जिसमें आपको साइनोनिम बताना है किसका, फीबल का। फीबल का मतलब क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर। कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है जो बहुत कमज़ोर है, वीक है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, ये वीक आपको मिल गया, क्लियर। और वर्ड क्या, अनहीडफुल। अब आप क्या करोगे ना, हीड देखो, हीड माने क्या होता है, ध्यान होता है। और हीडफुल का मतलब क्या होता है, जिसका ध्यान होता है, जो केयरफुल कह सकते हो। हीड का मतलब ऐसे कह सकते हो, केयर।
हीडफुल का मतलब क्या हो गया, केयरफुल। और अगर अनहीडफुल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो केयरलेस हो जाएगा। तो अनहीडफुल क्या हो गया, केयरलेस हो गया। वीक जान ही रहे हो, स्ट्रांग जान ही रहे हो। बेनफुल, बेन माने जानते हो क्या होता है, देखो बून और बेन कभी पढ़ा होगा, साइंस इज बेन और बून। तो बून मतलब वरदान होता है, बेन अभिशाप होता है। तो बेनफुल, बेनफुल का मतलब क्या होता है, अभिशप्त। बेन क्या हो गया, श्राप होता है। तो बेनफुल हो गया अभिशप्त या शापित हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है, इन्होंने कह रहे हैं कि आप उसको सब्स्टिट्यूट करो जो अंडरलाइन है। अंडरलाइन किसका है, परसुएड। तो यहाँ परसुएड की जगह पे कौन सा वर्ड लगा सकते हो, इनमें से ये कह रहे हैं। तो पढ़ के देखो, लिखा है कि सी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स। उसके अंदर एबिलिटी है दूसरों को परसुएड कर लेने की। तो परसू कर लेने का मतलब क्या हुआ, किसी को अपनी बात के लिए राजी कर लेना। तो यहाँ परसुएड का मतलब क्या होता है, हम किसी को कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं। तो कन्विंस करना। यहाँ आ जाओ, सप्रेस करना मतलब किसी को दबाना। तो दबाने वाली बात नहीं है यहाँ पर। हाल्ट रुकने के लिए होता है, पर्सन के नहीं लगता। आउटरेज दिया हुआ है एक वर्ड, ठीक है। तो आउटरेज का मतलब क्या होता है, उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है। जैसे कोई नियम है उसका आप उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आउटरेज वर्ड आता है। तो यहाँ उसके अंदर किसी को आउटरेज करने की क्षमता है, ये बात तो गलत है। इम्प्रेस करना, अगर कोई किसी को परसुएड कर ले रहा है, परसुएड करने का मतलब अपनी बात किसी से मनवा ले रहा है, इसका मतलब उसको कन्विंस कर सकता है। और इफ़ अ पर्सन कैन कन्विंस हिम तो दैट इज सर्टेनली बिकॉज ऑफ हिज इम्प्रेशन। तो अगर उस व्यक्ति को इम्प्रेस कर पाएगा तभी तो अपनी बात मनवा पाएगा ना। तो ये इम्प्रेस हो जाएगा, इसका साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, हेल्दी है अरेंजमेंट इस बार। उस बार भी हेल्दी ही था, मोटा ताज़ा, ठीक है। तो चलो पढ़ के देखते हैं ना क्या होगा, इसमें क्या करना है हम लोगों को। तो मतलब बड़ा हो छोटा हो इससे कोई मतलब नहीं होता, एक तरीका होता है सॉल्व करने का। हम तरीका लगाएंगे, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। चलो तो पढ़ें। यहाँ लिखा है कि ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। ही रिपीटेड, ही कौन है, अब हमें ये पता करना है पहले कि ही किसके लिए लगा हुआ है। ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। इंक्रीजिंग द अमाउंट अनटिल ही हैड वेड अप टू 2000 पाउंड्स। उन्होंने मतलब बार बार इस चीज़ को बार बार दोहराया, रिपीट किया अपने एक्सपेरिमेंट को, और अमाउंट बढ़ाते गए लगातार जब तक कि वो अमाउंट 2000 पाउंड नहीं हो गया। आगे आ जाओ। ड्यूरिंग द स्प्रिंग 1717 के मतलब 1717 के स्प्रिंग मतलब बसंत का समय रहा होगा, मतलब मार्च वार्च का समय था। द आयरन बाउंड्रीज ऑफ रिमोट डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक आयरन बाउंड्री थी, एक बहुत दूर गांव था, उसमें वर ऑफन विजिटेड बाय अ थिन मिडिल एज्ड मैन। अ थिन मिडिल एज्ड मैन मतलब एक दुबले पतले मध्यम आयु के व्यक्ति वहाँ पे जाया करते थे, हमेशा जाया करते थे। विद अ नोटबुक, अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाया करते थे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि 3 कार्लड्रम्स। कार्लड्रम क्या होता है पता है ना, कार्लड्रम होता है हंडा। हंडा जानते हो, एक बड़ा सा डेग होता है। देखना चाहोगे, दिखाऊं इमेज, देख लो। तो ये होता है कार्लड्रम, हंडा, जिसमें खाना वगैरह पकाते हैं बड़ी पार्टियों के लिए, दावत वावत होती है। तो चलिए ठीक है। तो 3 कार्लड्रम्स वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिज डायरेक्शन। उनके दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में 3 कार्लड्रम बनाए गए, 3 डेग बनाए गए, 3 हंडे बनाए गए। अब यहाँ भी लिखा हुआ हिज डायरेक्शन, उन्हीं के डायरेक्शन में, ठीक। आगे आ जाओ कि ही वुड वे, ही मतलब वही, ही वुड वे आउट 2 पाउंड्स ऑफ आयरन। वो तौलते थे 2 पाउंड आयरन, 2 पाउंड लोहा तौलते थे। हैव देम हीटेड, उनको खूब गर्म करते थे। टिल दे वर रेड रॉड मतलब रेड हॉट, जब तक कि वो लोहे की छड़ें जो होती हैं एकदम लाल ना हो जाती थी। देन वेट देम अगेन, उसके बाद फिर उनको तौलते थे, ठीक है। तो देखो, एक तो इसमें तीनों सेंटेंस में ही हिम हिज लगा हुआ है, और एक सेंटेंस में लिखा है कि एक वो मतलब अधेड़ उम्र के व्यक्ति। तो यहाँ पर देखो ही लगा, और इसमें भी हिज लगा, यहाँ भी ही लगा, और यहाँ एक व्यक्ति का जिक्र है पूरे में, थिन मिडिल एज्ड मैन। तो मतलब हम कि बी से ही हम हर हाल में स्टार्ट करेंगे।
पहले बी होगा, पहले बी होगा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब बचा बी के बाद डी होगा, ए सी होगा या बी सी ए डी होगा। ठीक है, तो हम पहले बी के बाद डी होगा या सी होगा ये देखते हैं। तो 3 कार्डन्स वर मेड, अब उन्हीं जो वो लोहा तौलते थे उसी से 3 कार्डन बनाए। अभी तो कार्डन नहीं आएगा ना, अभी वो लोहा तौलेंगे, बार बार तौलेंगे, बार बार तौलेंगे, जब वो मतलब 1000 पाउंड का हो जाएगा तब जाके वो कार्डन बनाएंगे, तब हंडे बनाएंगे ना। तो बी के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डी लगाना पड़ेगा। वो वहाँ पे जाया करते थे और 2 पाउंड लोहा तौला करते थे और उसको गर्म किया करते थे, लाल कर लिया करते थे, फिर तौलते थे। और वही चीज़ वो बार बार रिपीट करते गए, रिपीट करते गए, रिपीट करते गए, जब तक वो 1000 पाउंड नहीं हो गया। 1000 पाउंड होने के बाद उन्होंने उसी से पिघला के क्या बना दिया, 2 हंडे बना लिए। तो क्या बनेगा, बी डी होगा और उसके बाद ए होगा, फिर सी लगेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन है लिली लिवर्ड। ये इडियम है। लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है, लिली लिवर्ड का मतलब होता है बहुत ही टिमिड आदमी होता है। टिमिड का मतलब क्या हुआ, डरपोक टाइप का। और एक वर्ड लिखना चाहोगे, चिकन हार्टेड होता है। लिली लिवर्ड या चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड कौन होगा, जिसका दिल चूजे जैसा होता है। ठीक है, मतलब जो बहुत ही डरपोक टाइप का होता है। इसका क्या बताना है आपको, मीनिंग बतानी है। मीनिंग बताने का मतलब क्या हुआ, नॉट ब्रेव। ठीक है, ये तो ब्रेव हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना, ये लगाना नहीं है। नॉट ब्रेव, जो ब्रेव नहीं हो, या टिमिड कह लो, या चिकन हार्टेड कह लो, या और मन कर रहा हो तो कावर्डली कह लो। ठीक है, कावर्ड कह लो। एक डास्टर्ड भी होता है, ठीक है, डास्टर्ड, ये भी डरपोक ही होता है। तो देखो इतने सारे वर्ड तो हमने बता दिए ना, तो इनमें से कोई एक लगा लो। नॉटी आप जानते हो, कॉमिकल भी जानते हो, मजाकिया टाइप का होता है। नाटी छोटे बच्चों वाली शैतानी होती है। ब्रेव हो गया, आंसर आपको मिल गया, नॉट ब्रेव। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो स्पेलिंग की बात कर रहे हैं। एसोसिएशन एक वर्ड दिया हुआ है, उसकी कौन सी स्पेलिंग इसमें सही होगी, तो वहाँ पे गोली मारो। पहले हम लोग यहाँ देखते हैं इसमें क्या होगा। एक गधा है, एसोसिएशन में एक गधा है, उसके बाद ओ लगाओगे, फिर क्या होगा, CIA होगा, CIA होगा, फिर TION होगा। ठीक है, तो TION यहाँ रखो, CIA यहाँ रखो और गधे वाला एसोसिएशन यहाँ रखो। तो ASSO CIA TION किस में आ रहा है, ASSO CIA TION, ये पहला वाला मिल रहा है। इसमें देखो SS होना चाहिए, सिंगल S दे दिया, और यहाँ CI होना चाहिए था, SI दे दिया, और यहाँ पे सिंगल S दे दिया। बाकी तीनों में गलती है, केवल पहला वाला सही होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ भैया। अब आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इसमें क्या कह रहे हैं कि पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून सी टाइड हरसेल्फ टू इट्स इन नॉट्स, बट सी टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट्स। मतलब इसका क्या हुआ कि कोई चीज़ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक, जैसे कोई चीज़ हम मान लो यही हम आपको बताना शुरू करें बढ़िया से एक्सप्लेन करना शुरू करें, थोड़ी देर के बाद कंफ्यूज हो जाएं, बता ना पाएँ उसको, तो वही होता है कि टाई हरसेल्फ अप इन नॉट्स। पढ़ के देखो, मेक नो प्रोग्रेस एंड आर्गूमेंट, ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रोग्रेस शुरू में होती है, बाद में गड़बड़ होता है। आगे लिखा है बिकम वेरी कन्फ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट। तो ये दूसरा वाला होगा, एकदम सटीक और एकदम सुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। फिर से एक अरेंजमेंट देखो, फिर उतना बड़ा है। ठीक है, इसमें देखो 3 अरेंजमेंट के क्वेश्चन, ये तीसरा हम लोग करने जा रहे हैं कि नहीं, तो चलो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो आ जाओ, लिखा इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, शुरू हो गया बिहार और सेंट्रल इंडिया से। इन पर्टिकुलर खास तौर से एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर्स, हर जिले में स्मेल्टर हुआ करते थे। दैट यूज्ड लोकल डिपॉजिट्स ऑफ ओर टू प्रोड्यूस आयरन, जो लोकल जो ओर प्रोडक्ट हुआ करता था, मतलब जैसे अब बात कर रहे हैं लोहे की, तो मध्य प्रदेश में भी है लोहे की खाने और बिहार में भी है लोहे के खाने। तो हम बिहार में और सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर हर जिले में स्मेल्टर हुआ करते थे।
जो कि लोकल ओर मतलब जो लोहे का ओर अयस्क होता था उसको यूज किया करते थे, विच वॉज वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज, जो डेली यूज के लिए उन लोगों के मतलब हथियार औजार का काम किया करते, जैसे खुरपी, कुदाल, गड़ासा, जो लोहे वोहे के मतलब उपकरण बनाए जाते थे, तो लोकल की ज़रूरतें वहीं से पूरी हो जाती थी। हर ज़िले में एक स्मेल्टर हुआ करता था, वहीं पे लोकल के आयरन ओर को यूज करके पिघला के लोहा बना के अपने काम की चीज़ यूज कर लेते थे। करीब करीब सेल्फ डिपेंडेंसी थी हर ज़िले में लोहे के उपकरणों के लिए। आगे देखो लिखा है द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मीन, तो ये जो स्मेल्टिंग होती थी, यहाँ ऊपर स्मेल्टिंग की बात किए थे, जो स्मेल्टिंग होती थी डन बाय मेन, कौन करता था उनको? पुरुष करते थे। और महिलाएं क्या करती थी? वर्क ऑन द बेलोज। बेलोज मतलब कभी भट्ठी देखी है ना, हकीकत में नहीं देखी होगी तो फिल्मों में देखी होगी, ठीक है। एक मतलब लोहार जो लोहे को मतलब लाल करके उपकरण वगैरह बनाता है, तो वहाँ देखते होंगे एक भट्ठी होती है, उस भट्ठी में हवा फूंकनी होती है, तो महिलाएं जो होती हैं वो बेलों पे काम करती थी, भट्ठी पे काम करती हैं। देखना चाहोगे बेलो क्या होती है? चलो दिखाते हैं, देखो। तो ये होती है लोहा गर्म करने के लिए भट्ठी। तो कोयला जलता रहता है भट्ठी में, और कोयले में हवा फूंकने के लिए क्या होता है, एक भाथी कहते हैं जिसको, फूकनी टाइप की, वो चलाना पड़ता है किसी को। महिलाएं, उसमें महिलाएं जो थी वो बेलों पर काम करती थी, जो हवा फूंकता था उसके लिए। पंपिंग एयर, ये देखो ना, पंपिंग एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग, जिससे वो जो कोयला है वो जलता रहे। ठीक, आगे आ जाओ। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन, लेकिन कह रहे हैं कि किंतु, ये बट लग गया ना, किंतु आयरन स्मेल्टिंग का काम इंडिया में एक्सट्रीमली कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करता था। टिल द एंड, कब तक? टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड तक आयरन स्मेल्टिंग का काम इंडिया में बड़ा कॉमन था, मतलब खूब हुआ करता था। ठीक, आगे लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील, वुड स्टील एक क्वालिटी होती है, कैटेगरी होती है। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, उसमें आयरन को रिफाइन करने की बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक होनी चाहिए, उसके लिए ऐसी टेक्निक की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे देखो किसमें स्मेल्टर लगे हुए हैं। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया, देखो आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया, इंडिया में आयरन स्मेल्टिंग का काम 19th सेंचुरी तक चलता रहा, बहुत कॉमन था। अब यहाँ लिखा है कि हर गांव में एक स्मेल्टर हुआ करते थे, और यहाँ लिखा है कि स्मेल्टिंग कौन किया करता था। और जो सी वाले सेंटेंस में स्मेल्टिंग आई है वो उसकी स्टार्टिंग में बट है, बट होने का मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो बाकी, अच्छा, बाकी सारे स्मेल्टिंग वाले सेंटेंस इसी को फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंडिया में स्मेल्टिंग 19th सेंचुरी के मतलब लास्ट तक थी, और उसके बाद ही बताएंगे कि बिहार और मध्य प्रदेश के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर हुआ करते थे जो लोकल की ज़रूरतों को पूरा करते थे। जब स्मेल्टर की बात करोगे तभी तो कहोगे स्मेल्टर चलाता कौन था? उसमें स्मेल्टर चलाते से स्मेल्टिंग पे काम करते थे मेन, और जहाँ से हवा फूंकते थे, हवा भरते थे, वहाँ पे महिलाएं काम करती थी। तो मतलब बी, ये जो सी है, सी होना चाहिए, सी के बाद ए होना चाहिए, ए के बाद बी होना चाहिए, और ये बात एकदम तय है। अच्छा, सी में जब बट लगा हुआ है तो इसका मतलब हम इसके पहले डी लगाएंगे, तभी तो हम बट लगा पाएंगे उसका, क्योंकि ए और बी तो सी के पीछे पीछे आ रहे हैं। तो डी पहले हो जाएगा, डी सी ए बी होगा, और डी सी ए बी का आंसर आपका कौन सा हुआ? दूसरा वाला हुआ। ठीक है, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, जिसमें साइनोनिम बताना किसका? जेलस का। देखो दो झील होते हैं, एक देखो JEAL होता है, एक ZEAL होता है। इस वाली झील का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या या जलन। ठीक है, ईर्ष्या या जलन। इस वाले झील का मतलब क्या होता है? जोश या उत्साह। ठीक है, अब इसी से बनाओ। इस झील में जेलस, जे वाले में OUS लगाओगे तो जेलस मतलब ईर्ष्यालु हो गया, जलनखार हो गया, और इस वाले झील में लगाओगे तो उत्साही हो जाएगा। तो उत्साही का जो साइनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा? एंथुजियास्टिक हो जाएगा। क्लियर हो गई ना बात? एंथुजियास्टिक। अपैथेटिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई पैथी ना हो, जिसके अंदर कोई रुचि ना हो, अनइंटरेस्टेड आदमी होता है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? जिसको
किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, एकदम उदासीन होता है, ना राम के ना श्याम के, ना एकदम उदासीन तटस्थ व्यक्ति होता है। और डिटैच्ड जो है वो अटैच का उल्टा है, अटैच मतलब जुड़ाव होता है, डिटैच मतलब कोई जुड़ाव नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 14 नंबर का है। कह रहे हैं कि इसकी बनाओ आप पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कहाँ बनाएंगे? ही वोंट रिसीव एनी लेटर, ठीक है ना, एनी बेटर चॉइस, सॉरी एनी बेटर चॉइस है, वोंट रिसीव, वोंट क्या है? विल नॉट के साथ रिसीव लगा हुआ है। तो जब आप विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो यहाँ क्या लगाना होगा? वोंट बी रिसीव्ड, बी के साथ आपको थर्ड फॉर्म चाहिए। तो सबसे पहले देखिए वोंट बी रिसीव्ड यहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, इसी में वोंट बी रिसीव्ड है। ठीक, अब यहाँ देख लेते हो वोंट हैव बीन दिया है, ये हैव कहाँ से ले आए? हैव था नहीं, जब वोंट हैव होता तब तो हम हैव बीन लगाते, हैव कहाँ से मिला इनको? अब यहाँ भी हैव मिल गया, देखो ये भी फालतू का हैव ले आए हैं। और देखो यहाँ शुड नॉट लगा दिए भैया, विल नॉट की पैसिव बनाए हुए तो शुड नॉट थोड़े हो जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। नीचे के 3 गलत हैं, अब आपके पास पहले वाले के अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। अब रहा आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, हमारी स्लाइड नंबर 16 है, आपका क्वेश्चन 15 होगा। इसमें बताना है एंटोनिम अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड अंडर को किया हुआ है। हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस, अंडर द फेंस है, ठीक है। अंडर का मतलब क्या हुआ? के नीचे है, के नीचे में अब नीचे है तो ओवर माने क्या हो गया? ऊपर हो गया, तो ये आपका अपोजिट हो गया। क्या क्वेश्चन पूछा यार। सिंक मतलब डूबना होता है, बीनीथ मतलब के नीचे हो गया, साइनोनिम हो गया, बिहाइंड मतलब के पीछे होगा। तो नीचे ये अंडर नीचे हो गया, तो मतलब ये जैसे लाइन है इसके नीचे अंडर हो गया, तो इसके ऊपर वो ऊपर इसका अपोजिट होगा, तो ए ओवर लगा दो। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, आपका 16 नंबर का। बताना क्या है? एंटोनिम क्या किसका फिर अंडरलाइन किया हुआ है। हेनरी सो सर्वाइल दैट अदर पीपुल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। हेनरी इतना सर्वाइल है कि दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। सर्वाइल का मतलब एक तरह से जानते हो क्या होता है? सर्वाइल बना हुआ है एक्चुअली गुलामी से, ये वर्ड होता है गुलामी, लेकिन अब ये गुलामी नहीं है। गुलामी इसका मतलब क्या हो जाएगा? निहायत सीधा साधा, मतलब इतना सर्वाइल है, इतना सीधा साधा है कि कोई भी उसको उल्लू बना लेता है। तो सीधा साधा का एंटोनिम बताओ क्या होगा? सीपिस क्या होता है? सीपिस डरपोक टाइप का होता है, ठीक, डरपोक। 2 वर्ड मिल चुके हैं आपको डरपोक के, एक ऊपर मिला था लिली हार्टेड, एक मिल गया सीपिस डरपोक के लिए, 2 हो गया। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही अहंकारी या घमंडी टाइप का होगा। ये कनिंग जो है ना वो मक्कार टाइप का होता है। और बाइकरिंग मतलब होती है कलह, क्या होगी बाइकरिंग का मतलब? बाइकरिंग का मतलब होता है कलह बच्चा, तो हमें यहाँ कलह की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, जो ये सीधा साधा डरपोक टाइप का आदमी है उसका एंटोनिम क्या होगा? मतलब दब्बू, ये दब्बू हो गया। रुको ज़रा, सही वर्ड अब मिला हमको इसके लिए, दब्बू समझ रहे हैं ना? हाँ, जो बहुत दबा हुआ सा रहता है, दब्बू होता है। इसका अपोजिट जानते हो क्या होगा? एरोगेंट होगा। एरोगेंट मतलब होता अकड़ू टाइप का। तो ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, कनिंग मत लगाना, कनिंग बुद्धि से रिलेटेड होता है कि नहीं, स्वभाव से नहीं होता। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, तो नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में करना क्या है? पैसिव वॉइस बनानी है। क्वेश्चन यार बड़ा लंबा दिया है, बनाना पैसिव है, इसकी इतना बड़ा देने की क्या ज़रूरत थी? द कंपनी इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ क्या दिया है? विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो फाइनेंशियल रिजल्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्जेक्ट हो गया, विल अनाउंस हमारी वर्ब हो गई। तो विल अनाउंस दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब अनाउंस की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? अनाउंस्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर विल बी अनाउंस्ड लिखा है। तो विल बी अनाउंस्ड देख लें, अगर 2 में दिया होगा तो और चेक करेंगे, नहीं तो उतने में हमारा काम शायद बन जाए। विल बी अनाउंस्ड, यहाँ विल हैव बीन अनाउंस्ड दिया है, हैव फालतू में लगा दिया इन्होंने। और आर बीइंग है, आर बीइंग अब फ्यूचर का टेंस, प्रेजेंट में थोड़ा है ना उसकी पैसिव बनेगी, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है कि कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस्ड, देखो सीधे खाली अनाउंस्ड लिख दिया। अनाउंस्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुई, एक्टिव वॉइस हो गया, इसमें विल कहाँ खा गए भैया? विल भी तो लगना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया।
अब चौथा वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चेक कर लो यहाँ क्या लिखा है, विल बी अनाउंस्ड है कि नहीं, विल बी अनाउंस्ड इसी में केवल दिया हुआ है और किसी में नहीं है। तो देखने में बड़ा आसान लग रहा था, पर इससे कोई दिक्कत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आप की वर्ड पकड़ो ना, इसका की क्या होगी, वर्ब, वर्ब को पकड़ लो, वही की है। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ भी कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, इनकलकेट कह रहे हैं, जो इनकलकेट किया गया है उसको सब्सटीट्यूट करो। सब्सटीट्यूट मतलब इसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड यूज करो। तो लिखा है वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमें ये बात याद रखना चाहिए कि व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रेन, हम जो कुछ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इज व्हाट वी इनकलकेट इन देम, ये वही चीज़ है जो हम उनके अंदर भर देते हैं। तो कोई चीज़ हम अपने बच्चों को, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर जो चीज़ हम भर देना चाहते हैं, इनकलकेट का मतलब वही हुआ। तो इसके लिए आपका सुटेबल वर्ड कौन सा होगा, चौथा। इंस्टिल का मतलब होता है किसी बच्चे के जहन में, उसके दिमाग में कोई बात अच्छी बुरी आप जो भी चाहते हो वो दिमाग उसके दिमाग में भर देना, तो इंस्टिल होता है उसके लिए, चौथे नंबर का होगा। एंडेंजर्ड का मतलब क्या हुआ, जो खतरे में हो, जिसकी जीवन को, जिसके एग्जिस्टेंस को, जिसके अस्तित्व को खतरा होगा, वो एंडेंजर्ड होता है। इम्पोर्ट अब जानते ही हो, इंस्पायर मतलब किसी को कोई अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना, इंस्पायर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, ये है खाली जगह भरने के लिए। लिखा है द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनाज। हंटर डॉग्स जो थे मतलब शिकारी कुत्ते होते हैं, एक्चुअली हंटर डॉग्स को के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, हाउंड। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, मैंने बता दिया, मुझे पता था तो बता दिया। कभी कहीं हाउंड ऐसे लिखा मिल जाएगा अगर आपको, HOUND, हाउंड, ये शिकारी कुत्ते होते हैं, स्पेशली शिकारियों द्वारा यूज़ किए जाते हैं शिकार करने के लिए, उनको हाउंड कहा जाता है। हंटर डॉग्स फॉलो द हाइनाज डैश, जो शिकारी कुत्ते थे वो हाइना का डैश फॉलो कर रहे थे, क्या, सेंट। तो CENT वाला सेंट तो नहीं होगा, ये डॉलर का 100वां हिस्सा होता है सेंट, ये सेंट नहीं है। जो महकने वाली, मतलब सेंट का मतलब उसकी खुशबू बदबू जो भी हो उसकी महक को फॉलो करते हैं, तो ये वाला सेंट होता है ना, SCENT होता है। और CENSE सेंस है, और ये वाले सेंस के मतलब यहाँ पे नहीं है, उसकी महक, उसकी सेंट का पीछा करते हुए जा रहे थे ये लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 20 ना भैया। तो क्वेश्चन नंबर 20 में एरर देखो पूछ रहे हैं, लिखा है नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। अब नीतू एक लड़की होगी ना, तो उसके साथ हम हैव नहीं लगाएंगे ना, सिंगुलर लगाओगे। नीतू हैज़ बीन, नीतू सिंगुलर है ना, तो ये गलती मिल गई। आंसर कहाँ होगा, ये पहला ही मिल गया, हैव की जगह हैज होना चाहिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब और आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब 21 से लेकर के आपका क्या मिलेगा, 21 से लेकर के 25 तक में आपको खाली जगह भरनी है। एक पैराग्राफ है, 5 खाली जगह हैं जिनके लिए 4 ऑप्शन हैं, तो उसको भरने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने स्टेटमेंट हटा के यहाँ खाली लिख दिया था क्लोज टेस्ट। 21 से 25 तक के लिए है, देखो पढ़ो। लिखा है ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग। ह्यूमन लाइफ मतलब जो हमारा जीवन है, इंसान का जीवन है, वो एक यूनिक ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब एक वरदान, एक अद्भुत वरदान के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। यहाँ कुछ ऐसा ही लगेगा, इज कंसीडर्ड, इज रिगार्डेड, ऐसे कोई वर्ड आना चाहिए। ठीक है, एक यूनिक ब्लेसिंग माना जाता है। विच इन टर्न डिपेंड्स, और ये जो हमारा जीवन है डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सेल्फ, ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ। हम स्वयं को, अपने खुद को जब हम पहचानते हैं, खुद के प्रति जागरूक होते हैं, तो ये इन्होंने कहा दिया। इन्होंने कहा ही हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ से अवेयर नहीं है, खुद से अवेयर नहीं है, तो हमको तो ये फेलर मिल गया, शायद यही फेलर होगा। यहाँ इन्होंने कहा कि जो अवेयर ऑफ सेल्फ, और यहाँ भी लिखा है डैश ऑफ द सेल्फ। ठीक है, सेम चीज़ लगा रहे ना, अवेयर ऑफ द सेल्फ, यहाँ भी लिखा है डैश ऑफ द सेल्फ, तो यहाँ पे अवेयर लगेगा, लेकिन अवेयर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे दा लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें अवेयर का नाउन फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो अवेयरनेस आ जाएगी। ठीक है, यही शायद यही लगे। अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नाइदर हैव पीस नार कैन ही फॉस्टर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इन्होंने कहा कि ही हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं से अवेयर नहीं है, जो खुद के बारे में नहीं जानता है, खुद के प्रति जागरूक नहीं है, वो ना तो पीसफुल जीवन जी सकता है और ना ही पीसफुल को एग्जिस्टेंस, अस्तित्व होगा, किसी के साथ रह सकता है।
वी हैव टू लिंक आवर सोल, हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी आत्मा को गॉड के साथ लिंक करना पड़ता है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड, जो सांसारिक दुनिया है, शरीर को इस सांसारिक दुनिया से मैच करना पड़ता है और अपनी आत्मा को गॉड के साथ मिलाना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट सब्सटेंस डैश द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल। अब ये कह रहे हैं, यहाँ देखो फुल स्टॉप लग चुका है, यहाँ लगे हैं, कुछ कारण देंगे, आगे लिखा होगा द फॉर्मलेस गॉड। फॉर्मलेस गॉड का मतलब क्या हुआ, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, ईश्वर निराकार है और वो इनविजिबल है। टू बी नेकेड आइज, हमारी इन आँखों को वो दिखाई नहीं देता है ना, उसके लिए दिव्य आँखें चाहिए, संजय की तरह की, ठीक। इसलिए आवर माइंड ऑफन वंडर्स वेयर एवर इट गोज, इसलिए हमारा मन क्या होता है ना, भटकता रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है इसलिए हमारा मन भटकता रहता है, तो 31 पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 पे लगाना पड़ेगा हमको कारण, चूँकि, क्योंकि, यहाँ पे क्या लग रहा है, चूँकि जो गॉड है वो इनविजिबल है और वो फॉर्मलेस है, इसलिए हमारा मन भटकता रहता है, हमारा कहीं एकाग्र नहीं हो पाता है जहाँ कहीं भी जाता है। चौथा नंबर का डैश वी आर अनएबल टू डेवलप एनी लव फॉर डिवाइन, और इसका रिजल्ट ये होता है, इसका परिणाम मतलब इसलिए सो या देयरफॉर, यहाँ क्या लगाओगे, सो या देयरफॉर, इसलिए वी आर अनएबल टू डेवलप एनी लव फॉर डिवाइन, इसलिए हम ईश्वर के प्रति कोई प्यार अपना जोड़ें। देखो, जिसको हम देख नहीं पाएंगे तो उससे प्यार कैसे करेंगे ना, बात ये हो जाती है। आगे लिखा है एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस, और जो धर्म है वो स्वर्ग की सफ़ेद रोशनी की तरह, डैश मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन बाय द प्रिज्म ऑफ मैन एंड लूजेस इट्स ग्रेविटी। तो ये हमारा जो शरीर है वो प्रिज्म की तरह है और गॉड की धर्म की मल्टी कलर्ड लाइट हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ प्रवेश करने के लिए कोई वर्ड यूज करोगे, ठीक है। तो हम पहले पे आ जाते हैं। सबसे पहले ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग, ह्यूमन लाइफ को डैश माना जाता है। तो इज के बाद क्या होगा, इज के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस होगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, हम क्वेश्चन तो करें। तो क्वेश्चन होगा आपका ये वाला, देखो इसमें थोड़ा सा और दिया हुआ है, इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, हमें इतने में भर लेंगे हम लोग। तो पहले में 21 में क्या लिखा है कि ह्यूमन लाइफ इज डैश, ठीक, ह्यूमन लाइफ इज डैश आ ब्लेसिंग, ह्यूमन लाइफ को एक ब्लेसिंग के रूप में माना जाता है। तो इज के साथ हमने कहा था ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर्ड, तो इज कंसीडर्ड लगाया जाएगा ना, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी और टू नहीं लगाना होगा, इज कंसीडर्ड, ह्यूमन लाइफ को इस रूप में देखा जाता है, माना जाता है, तो कंसीडर्ड लगाओगे, ठीक है। इज के साथ ही आईएनजी फॉर्म कंसीडरिंग मत लगाना, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है ना, ह्यूमन लाइफ को ऐसा माना जाता है, ह्यूमन लाइफ खुद थोड़े नहीं काम करती है, तो पैसिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में इज के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। दूसरे फिलर के लिए बेटा देखो क्वेश्चंस क्या होंगे, पहले ये क्वेश्चन देख लो, इन्होंने कहा दूसरे फिलर में क्या लगाना है हमको, अवेयर लगाना है, अवेयर विटनेस लगाना है, नोन लगाना है, अवेयरनेस लगाना है। और मैंने जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने सीधे सीधे बोला था कि नीचे अवेयर लगा हुआ है तो ऊपर भी अवेयर लगेगा, तो ऑप्शन में आपको अवेयर और अवेयरनेस दोनों दिए रखे हैं, तो आपको ये करना होगा कि इसमें क्या सूटेबल लगेगा, ये देखो। तो इन्होंने कहा कि विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ, और नीचे क्या लिखा है, नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ। अब ये अवेयर, यहाँ भी ऑफ द सेल्फ लिखा, यहाँ भी ऑफ द सेल्फ लिखा। अब यहाँ पे क्या लगेगी, अवेयर लगाओगे, जैसे यहाँ पे अवेयर लगा वैसे यहाँ अवेयर लगा लो, लेकिन यहाँ पे दा लगा हुआ, अवेयर है एडजेक्टिव, और इसके पहले दा लगा है तो एडजेक्टिव नहीं लगाओगे, तो अवेयर की जगह क्या लगाओगे, अवेयरनेस लगाओगे, ठीक है, अवेयरनेस लगाना पड़ेगा। तो आ जाओ देखो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो गया, ये अवेयरनेस वाला होगा, ठीक, क्लियर करें फिर दिखाएं, ये अवेयरनेस होगा। पांचवें में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे उन्होंने कहा था चूंकि, क्योंकि, सॉरी पांचवा नहीं तीसरा क्वेश्चन है, चूंकि ईश्वर फॉर्मलेस है, फॉर्मलेस का मतलब उसका कोई रूप नहीं, कोई फॉर्म नहीं, ईश्वर निराकार है, तो और इसलिए वो हमारे दिमाग में आ नहीं पाता, हम उसको देख पाते नहीं हैं। तो हमें क्या चाहिए था वहाँ पे हमको चाहिए था क्योंकि, क्या दिक्कत होती है हमारी आत्मा क्यों भटकती है, मन क्यों भटकता है, क्योंकि ईश्वर में मन नहीं लगा पाते, क्योंकि ईश्वर निराकार है। चलिए आपको यहाँ लगाना है, देखा ने फ्रॉम लिखा हुआ है, सिंस लिखा हुआ है, एज पर लिखा है और फॉर लिखा है, और ये सिंस का मतलब, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि होगा, ठीक है।
होता फार का मतलब भी क्योंकि है, लेकिन कारण से स्टार्ट करने के लिए हम फार नहीं लगा पाते हैं। कारण से स्टार्ट करने के लिए दो ही चीज़ लगता है, एज या सिंस लगता है, बिकॉज भी नहीं लगता है। अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट करना हो और क्योंकि लगाना हो तो यू कैन नॉट यूज बिकॉज, यू कैन यूज ओनली सिंस एंड एज इन द सेंस ऑफ रीजन, ठीक है। बिकॉज भी नहीं लगा सकते हो, फॉर तो लगाने की बात ही दूर रही, ठीक। तो वहाँ पे हम क्योंकि के सेंस में सिंस लगाएंगे, ठीक। आगे आ जाओ, फिर से देख लो, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है। इन्होंने कहा था कि वी हैव टू लिंक आवर सोल विद गॉड, एंड बॉडी किसको लिंक करनी पड़ती है, फिजिकल वर्ल्ड को। आगे लिखा है डैश द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल, चूँकि फॉर्मलेस गॉड निराकार ईश्वर इनविजिबल होता है हमारी निकेड आँखों को, इसलिए आवर माइंड वंडर्स वेयर इट गोज, इसलिए हमारा माइंड जहाँ चाहता है वहाँ भटकता रहता है। यह क्योंकि के लिए मैंने कहा था सिंस के अलावा और कुछ नहीं लगा पाओगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, हम ईश्वर के लिए कोई प्यार डेवलप नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, ऊपर कारण बताया है, हमारा मन भटकता रहता है। यहाँ क्या होगा, इसलिए या इसका परिणाम ये होता है। तो आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, इसलिए या इसका परिणाम ये होता है, तो एज आ रिएक्शन नहीं होगा, एज आ रीजन भी नहीं होगा, कारण हो जाएगा एज आ रिजल्ट होगा ना। इसलिए के लिए क्या होगा, एज आ रिजल्ट, काजिंग नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा लास्ट में कि जो हेवन लाइट है, व्हाइट लाइट ऑफ हेवन, स्वर्ग की स्वर्गीय जो सफ़ेद रोशनी होती है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो ब्रेक फ्रॉम या ब्रेक टू नहीं करेंगे, प्रवेश करने का मतलब क्या होगा, ब्रेक इनटू, वो हमारे अंदर, अरे यार ब्रेक्स इनटू, हाँ, वो हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ ब्रेक इनटू दिया है तो ब्रेक इनटू नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि वो रोशनी है, और रोशनी के लिए क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ड यूज करना है ना हमें। देखो मैं अब यहाँ पे एक ग्रामर के ट्रिक दिखाना पड़ेगा ना। इन्होंने कहा कि रिलीजन जो है, रिलीजन, अब लाइक द व्हाइट लाइट ऑफ हेवन, लाइक लगा दिया व्हाइट लाइट ऑफ हेवन से, तो ये हमें लगाना नहीं है, लाइक तो एग्जाम्पल के लिए लग गया ना। और क्या है, रिलीजन ब्रेक्स इनटू, रिलीजन के लिए आप सिंगुलर लगो ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्यों ब्रेक्स लगाना पड़ेगा, ब्रेक में एस यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं, इसलिए ये ब्रेक्स लगेगा, ब्रेक नहीं लग पाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चंस किसके, CGL Tier 1 जो हुआ था 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 9 to 10 में। अंग्रेजी के ये 25 क्वेश्चन हुए थे जिनको हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। इसी तरह से अभी 4 दिन तो लगेगा, 3 दिन और लगेगा हमको 14 जुलाई को ही ख़त्म करने में, क्योंकि सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट, फिर फोर्थ शिफ्ट, फिर हम लोग अगले दिन आएंगे। तो ऐसे ऐसे एक एक करके हम लोग ख़त्म कर देंगे। आप लोग डेली एक अनसॉल्व, एक ये पेपर अनसॉल्व नहीं है तो प्रीवियस पेपर है, डेली एक पेपर लगाते रहो, डेली आपको उसका प्रैक्टिस सेट क्या, इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक मैं भेज दिया करूँगा, उस पर अपलोड कर दिया करूँगा, पढ़ लिया करिए, देख लिया करिए। इसको सॉल्व करने के मतलब डिस्कशन देखने के पहले आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए रहिए, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर भाई मज़ा नहीं आ पाएगी, है कि नहीं, ठीक है। तो चलो फिर आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और इस बारे में अपनी हमें राय ज़रूर दीजिएगा कितनी हेल्पफुल है, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ये एडवाइस इज़ मोस्ट वेलकम। हम तभी इम्प्रूव कर पाएंगे जब आप हमको सलाह देंगे, जब हमको एडवाइस देंगे। तो आपकी सलाह का इंतज़ार कर रहा हूँ और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार है, और आप लोगों के लिए दुआ है, आप लोग स्वस्थ रहें, खूब खुश रहें, मस्त रहें, और पढ़ाई बढ़िया से करते रहें, जल्दी से आपकी नौकरी मिले, और फिर अब जल्दी जल्दी शादी वादी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल वाले सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।